नमस्कार, जय हिंद। तो बहुत दिनों के बाद बीच में क्लास रुक गया था बिहार सब इंस्पेक्टर का यानी बिहार दरोगा का। आज हम लोग सेट नंबर 56, जी हाँ, इससे पहले 55 सेट टेस्ट सीरीज में आपको करा चुका हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि 10,000 क्वेश्चन का रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। अब समझ लीजिए कि 55 टेस्ट सीरीज हो गया, यानी कि 55 में आप 50-50 क्वेश्चन एक टेस्ट में मैं करा रहा हूं। तो लगभग आपको 2,500 से 3,000 के बीच क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, और भी मैं कराऊंगा, लेकिन बीच में रुक गया था बिहार पुलिस की क्लास को लेकर के। अब कंटिन्यू रहेगा। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आज जो सेट नंबर 56 है, इसके बाद मैं ये चाह रहा हूं कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊं। इस पर आप लोगों से सलाह लेना चाहूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि वो बीपीएससी के क्वेश्चंस का सीरीज शुरू करूं। वो बिहार दरोगा के लिए ही करूंगा, क्योंकि बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिहार दरोगा में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बातें और भी मैं बता दूं कि आज का जो क्लास है इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, क्योंकि बिना करंट अफेयर के अगर बिहार दरोगा में सोच रहे हैं कि रिजल्ट हो जाएगा तो वो संभव नहीं है। करंट अफेयर पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला शहर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में उभरा है? चार ऑप्शन है: पुणे, अहमदाबाद, पटना और बेंगलुरु। इसको अभी सबसे ज्यादा तेंदुआ यहाँ पाया गया है, और यह भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में इसका नाम आया है। वह शहर है बेंगलुरु। यह कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैनिक प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? मतलब क्लास 1 से ही बुनियादी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चार ऑप्शन है: पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो ऐसा किसने शुरू किया है? तो ऐसा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहली कक्षा से ही ये शुरू कर दिए हैं। पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को ये सैनिक प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राइट आंसर। आते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय पदार्थ जिसका नाम है फेनी, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेनी। फेनी भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, है ना, टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इंडेक्स नहीं कह सकते हैं उसको। तो फेनी पहले जान लीजिए कि है क्या। तो फेनी एक पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है ना। इसमें आपको अल्कोहल की भी मात्रा होती है। ये बनता है काजू वजू के रस, काजू से बनता है। इसमें लगभग 40% वो मिलाते हैं अल्कोहल। तो यह गोवा राज्य में ये शुरू किया गया है फेनी। पूछेगा फेनी क्या है, तो एक पेय पदार्थ है, और कहाँ का है, तो ये गोवा का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आइए, अच्छा, अगर हम बात कर लें कि जीआई टैग मतलब भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो यह मिला था दार्जिलिंग चाय को। यह पूछ सकता है कि भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को मिला था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता, कर्ज देने वाला बन गया है? वह बन गया है जर्मनी, बन गया है। करंट अफेयर के बाद के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग डिटेल से देखेंगे, चूंकि करंट अफेयर है तो इसको हम लोग बस जान रहे हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है? अंतर्राष्ट्रीय योग नीति पर यह राज्य है आपका उत्तराखंड। अब आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से, इसकी शुरुआत हुई थी। मोदी जी की जब सरकार आई थी तब उन्होंने ही इसको शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, 2015 से। चले आगे, चलिए, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए
देखते हैं अगला सवाल। हैदराबाद में आयोजित, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, हैदराबाद में आयोजित 2025 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? 2025 में आयोजित जो हुआ है हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड चुनने के लिए, तो ये खिताब जीतने वाले कौन है? तो इनका नाम है सुचाता चुवांगसारी, सुचाता चुवांगसारी। और ये कहाँ के हैं? तो भैया ये हैं थाईलैंड की। कहाँ के हैं? ये है थाईलैंड के सुचाता चुवांगसारी, है ना। अगर पूछता है रनर कौन रहा, मतलब उप विजेता फर्स्ट रनर, तो फर्स्ट रनर जो थे वह थे हेस्ट जेरेदे, हेस्ट जेरेदे, ध्यान रखिएगा। सुचाता चुवांगसारी जो है ये मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई। आइए चलिए, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? सभी लोग जानते होंगे कि आईपीएल 2025 का खिताब जो है वह आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। ये 18 वर्ष पर पहला इसका खिताब है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका पहला खिताब है, आज तक ये नहीं जीत पाया था, है ना। 18 वर्ष पर ये जीता है, तो कौन हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्लियर है। आईपीएल की शुरुआत अगर पूछता है तो शुरुआत आईपीएल की 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। आते हैं आगे, आइए देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। हाँ, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो वह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा अमेरिका ने ईरान पर तीन परमाणु हमला किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 99वां है। सतत विकास सूचकांक में ध्यान रखिएगा कौन सा स्थान है? 99वां स्थान है। देखिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है, बिना इसके पार नहीं लगेगा नैया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। अब इसके बाद हम लोग जीके में घुस जाएंगे, ये यहाँ तक करंट अफेयर है। हाल ही में किस राज्य की आर्द्र भूमियों, नाम है देखिएगा खीचन और मिनार, को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये दोनों जो है वह राजस्थान का है, राजस्थान का है। अब रामसर साइट्स की बात आती है, तो रामसर साइट्स का पूछता है कि भैया रामसर है कहाँ में? तो यह ईरान का एक शहर है। कहाँ का है? ईरान का एक शहर है। रामसर कन्वेंशन बना था, यह कब बना था? तो 1971 में बना था, ठीक ना, 1971 में बना था। ठीक। अब अगर पूछता है आपसे कि भारत कब जुड़ा था, तो भारत जुड़ा था इससे 1982 में जुड़ा था। भारत जुड़ा था 1982 में। भारत का पहला रामसर साइट जो है वह है केवलादेव, नाम याद रखिएगा, केवलादेव, ठीक ना। और एक और है चिल्का झील, ये चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव राजस्थान में। तो ये दोनों जो हैं यह भारत के रामसर में जुड़ने वाले पहले ही मान लीजिए दोनों एक ही बार जुड़ा था, 1982 में जुड़ा था। अगर पूछता है कि विश्व में पहले कौन जुड़ा था, तो रामसर साइट्स में विश्व में जोड़ने वाला, तो वह जुड़ा था 1974 में जुड़ा था कोवर्ग प्रायद्वीप, कोवर्ग है ना, कोवर्ग प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा कोवर्ग प्रायद्वीप, ये जुड़ा था। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देना है। भारत बना था 1982 में, रामसर शुरुआत हुई थी 1971 में, पहला जुड़ा था 1974 में, भारत जुड़ा था 1982 में। क्लियर? क्लियर है। आइए आगे आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान का प्रश्न है। तो महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 15। अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो टोटल जो सदस्य थे वह निर्धारित किए गए थे 389। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है? तो हो जाता है 299।
तो विभाजन के बाद 299 और अगर पहले कहें तो 389। ठीक, यहां तक ध्यान दीजिएगा। 389 को अगर आप और तोड़ना चाहेंगे तो 292, ठीक, प्लस 93 और प्लस 4, ये हो जाएगा। 292 जो है यह ब्रिटिश भारत से, 93 जो है यह देसी रियासत से, और 4 जो है वह चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो अगर आप सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 389। तो ये था कुल मतलब तीनों का विभाजन किया था, जिसमें महिला कितनी थी? 15 थी। क्लियर है? क्लियर है सर। चले आगे, आइए, बिल्कुल अच्छे से समझते चलना है भैया। संविधान सभा में संशोधन जो है वह वर्णित है। संविधान में जो संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है। किसके तहत? 368 के तहत। और यह किस भाग में है? तो यह भाग 20 में है। पूछेगा कि संविधान में संशोधन जो है यह प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है, अनुच्छेद 368 में, भाग 20। क्लियर? क्लियर है। चलिए आइए आगे देखिए, विधि के समक्ष समता का जो विचार है यह लिया गया है। कहां से ग्रहण किया गया है? विधि के समक्ष समता अमेरिका से, ब्रिटिश से, आयरिश से या दक्षिण अफ्रीका से। तो दो चीज यहां पर आपसे पूछता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो जब संरक्षण पूछे तो होगा अमेरिका के संविधान से, लेकिन जब विधि के समक्ष समता पूछे तो समता जो होता है वह होता है ब्रिटेन से। क्लियर है? एकदम याद रखिएगा, समान संरक्षण तो संरक्षण सर अमेरिका, और समता तो समता ब्रिटिश में उनका है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। ब्लैक रोलर, गर्म हवाएं चलती है तो कहां में चलती है? ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका में चलती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में आप रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, ध्यान दीजिएगा, रॉकी पर्वत का नाम आपने सुना होगा, रॉकी पर्वत, इसके पूर्वी ढाल पर एक और चलती है, उसका नाम है चिनूक, है ना? पूछता है चिनूक ये कहां में चलती है? तो यह भी उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये चलती है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लैक रोलर और चिनूक दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है जरा सा समझना होगा यहाँ पर। अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, एक मिनट, कहाँ चले गए भाई? आइए, ठीक ना। अगर ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी है, इसको हम अगर दो भागों में बांटते हैं और ये हो जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी और ये हो जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी, है ना? इसको कर्क रेखा कहते हैं और इसको मकर रेखा, और ये हो जाता है भूमध्य रेखा। इसको समझिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क, ये होता है कर्क, ये होता है मकर, ठीक ना। तो सूर्य की जो प्रकाश होती है ना, वो वर्ष भर यहीं से यहीं तक घूमती रहती है, वर्ष भर ऐसे ऐसे यहीं से यहीं तक प्रकाश मिलता है। तो उष्ण मतलब आप जानते हैं कि उष्ण मतलब सूखा या गर्म, है ना? तो गर्म सूखा कहाँ रहेगा भाई? गर्म रहेगा, यही ना, जब सूर्य यहीं तक घूमते रहता है वर्ष भर तो यही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कहला जाएगा। क्लियर? क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है वह कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है। महाराष्ट्र, सब है महाराष्ट्र में ही, तो महाराष्ट्र में ही है। 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन हो गया। और पहले लोकायुक्त इसके तहत कौन बने थे? तो ये इनका नाम था
पीवी पीवी सावंत, पीवी सावंत, ध्यान रखिएगा कौन थे, तो पीवी सावंत थे, ठीक ना। वहीं अगर पूछ दे कभी कि बिहार में कब लोकायुक्त, जो पूछे कि बिहार में कब बना था या कौन बना था, तो ध्यान रखिएगा बिहार में बनने वाले का अगर नाम मैं बता दूं, ईस्वी भी मैं लिख देता हूं, 1973 में श्रीधर इनका नाम था, श्रीधर वासुदेव श्रीधर वासुदेव सोहेनी, याद रखिएगा। ये 1973 में बने थे, बिहार में ये लोकायुक्त बने थे। क्लियर है? क्लियर है। चले आगे, चलिए आइए। भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास तट रेखा है? भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास जो है वह तट रेखा है? 2, 3, 4 या 5? अगर भारत का नक्शा आपको याद है, ठीक है ना, तो आप ध्यान देंगे, आपको एक तो यहाँ अंडमान निकोबार मिल जाता है, यहाँ लक्षद्वीप मिल जाता है, 2 तो याद है, पुदुचेरी भी आपको ऐसे ऐसे मिल जाता है ना, 3 है, और एक आपको मिल जाता है दमन और दीव, है ना, जानते ही होंगे। तो कितने हो जाते हैं जिनके पास तट रेखा है भाई? तो वो हो जाते हैं सर 4 हो जाते हैं, जिसमें सबसे लंबी तट जो किसकी है, वह अंडमान निकोबार की है। तो ध्यान रखिए, पूछता पीटी पक्षी द्वीप कहाँ स्थित है? तो पीटी पक्षी द्वीप जो है यह आपके लक्षद्वीप में है। कहाँ है? पीटी पक्षी द्वीप लक्षद्वीप में है। और ये पूछता है बिहार दरोगा में, ये पूछा गया है पीटी पक्षी द्वीप के बारे में। पीटी पक्षी द्वीप के बारे में एक बात और जान लीजिए, 1972 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। 1972 में इसे क्या घोषित किया गया था? अभयारण्य, है ना। तो ध्यान दीजिएगा पीटी पक्षी द्वीप के बारे में इतनी बातें। आप किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान पर परिवर्तन क्या दर्शाता है? गहराई के साथ तापमान, गहराई के साथ तापमान, तो ताप आप थर्म से समझ सकते हैं कि ताप, क्योंकि आप अपने शरीर का तापमान कैसे मापते हैं? थर्मामीटर से। तो ताप का नाम है, तो थर्म से आप इसको क्लियर कर सकते हो, राइट आंसर हो जाएगा। चले आइए। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी कब भारत आया था? तो सामान्यतः आपको मिलता है 1017 से 1030 के बीच में आया था। और यह किसके समय आया था? तो मोहम्मद गजनबी के समय आया था अल-बरूनी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक, चित्तौड़ का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? यह आक्रमण कब किया था? तो लगभग 1303 ईस्वी में करता है ये आक्रमण, 1303 ईस्वी में किया है। और वहां के जो राजा हैं वह राजा रतन सिंह। कौन है? राजा राणा रतन सिंह, ध्यान रखेंगे, राणा रतन सिंह। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बारे में और जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक तो नहीं था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जान गए, इतनी बात है। आइए आगे चलते हैं। निम्न से किस सुल्तान को खूनी व रक्त पिपासु, खूनी और रक्त पिपासु कहा गया है? किसे कहा गया? किस सुल्तान को भाई? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी सुल्तान व रक्त पिपासु कहा गया। ये इतना क्रूरता वाला काम कुछ कुछ कर दिया था ना, इसलिए इसको खूनी व रक्त पिपासु कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह तुगलक वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तुगलक वंश से। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, है ना। ऐसे ध्यान रखिए, गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो तुगलक वंश। तो देखिए, गुलाम वंश सबसे पहला होता है। अगर कभी सीक्वेंस में पूछे
तो सबसे पहला होता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी, ठीक ना, फिर आता है तुगलक, फिर आता है सैयद, फिर आता है लोधी। ये आपका आता है सब दिल्ली सल्तनत में, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये सीक्वेंस आपको अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछ देता है। आइए आते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ में? आजाद हिंद फौज की स्थापना, देखिए यहाँ पर दो चीज आपको समझना होगा। आजाद हिंद फौज का पूछता है कि कब हुआ था, तो अगर 1942 आप बताते हैं, अगर आप बताते हैं 1942, तो 1942 हुआ तो सिंगापुर में था, वो भी सिंगापुर में ही हुआ था, लेकिन 1942 में कैप्टन जो कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ठीक ना। लेकिन इसको 1943 में थोड़ा मतलब एक साल बाद इसको फिर नए सिरे से सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1943 में किया था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी जगह पूछ रहा है तो इसमें सिंगापुर हम बताएंगे। आइए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वह 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आइए, वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, कभी धातु पूछ देता है, कभी अधातु पूछ देता है। तो जब धातु, खाली धातु पूछे तो पारा होगा, लेकिन यहाँ अधातु पूछ रहा है तो अधातु होगा ब्रोमीन। धातु जो है वह रूम टेम्परेचर पर रह जाता है द्रव में, तो वह होता है पारा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधातु में ब्रोमीन होता है। आइए, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ फैलने वाला रोग है अतिसार, बाकी ये सब वायरस के द्वारा होता है, पोलियो वगैरह, है ना, जानते ही हैं पोलियो। चलिए, निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है? जल में घुलकर क्षार कौन प्रदान करता है? तो सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो सोडियम ऑक्साइड जो है यह जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, धातु जो होता है, धातु, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वह होते हैं अम्लीय, ठीक है ना। धातु के क्षारीय ऑक्साइड और अधातु के अम्लीय। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सा धातु ऑक्साइड है जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करेगा, तो वो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? क्लियर। चलिए, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस में एक जलरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। मरुस्थलीय जो पौधा होता है उसमें उसके तनों पर ऐसा एक लेप होता है जो पौधे के जल को क्षीण होने से बचाता है। वह क्यूटीन का लेप होता है, क्यूटीन का लेप होता है। किसका लेप होता है? तो वह क्यूटीन का लेप होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है ये भी जान लीजिए, पूछता है। तो नारियल आप देखें ना, नारियल का ऊपरी सतह देखिए कितना कठोर होता है ना, वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। नारियल का जो कठोर सतह होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के कारण जो है वो लचीला होता है, पौधों में लचीलापन आ जाता है। और पेरेनकाइमा के होने से, मौजूद होने से जो जलीय पौधे हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है, पेरेनकाइमा होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए आइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। किसके अनुसार? तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था, और इन्होंने ही कहा था कि भैया किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है, द्रव्यमान संरक्षण। एक चीज और ध्यान दीजिए, स्थिर अनुपात का नियम पूछता है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था? प्राउस्ट ने, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है। चलें आगे। आइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से सीधा उठाया हूं।
IUPAC, बिहार पुलिस में भी ये पूछ दिया गया है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, ये इसका काम जान लीजिएगा ना तो आप आंसर इसका कर दीजिएगा। इसका काम होता है तत्वों को मान्यता प्रदान करना, जो तत्व नए तत्व खोजे जाते हैं तो उनको मान्यता प्रदान करता है IUPAC। तो भाई तत्व तो विश्व भर में मिलेगा, तो जब विश्व भर में मिलेगा इसका मतलब इंटरनेशनल तो होगा ही होगा। तो इंडियन वाला नहीं होगा सर, ये काट दिए, इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल होता है, देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए ये यूनिफाई है, यूनिफाई नहीं होता है, यूनियन होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इनमें से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है वह है आर्थ्रोपोडा, है ना। और एक पूछता है कि जंतु जगत का उभयचर, उभयचर या वनस्पति जगत का, सॉरी वनस्पति जगत का उभयचर पूछता है कि वनस्पति जगत का उभयचर है तो वो होता है ब्रायोफाइटा, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा। ये होता है एम्फीबियन, यानी कि इसको वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। क्लियर है ब्रायोफाइटा को। चले देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? किस पुस्तक में प्रतिपादन किया था? तो वह किया था द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। एक और पुस्तक पूछता है द लाइफ ऑन अर्थ, ये एटनबरो है ना, एटनबरो की ये पुस्तक है, एटनबरो की ये पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ ना दे द लाइफ ऑन अर्थ या लाइफ ऑन अर्थ। चलिए, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म ही पहले पूछ देगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, तो जी हाँ, बलात्कारी का भी और चोर का भी, यानी कि सभी का किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर कहां में है? तो यह है हैदराबाद में। कहां में है? तो यह है हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, निम्नलिखित तत्व समूह कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? अच्छा, आप जानते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन वाला हम अगर काटना शुरू करें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। कौन कौन बच जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक ना। चलिए, जब जीवन उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं था, सोच लीजिए। चलिए, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन को कब अस्वीकार किया गया था भैया? सॉरी, किसने अस्वीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो किया ही था, ये मुस्लिम लीग ने भी किया था, यानी कि दोनों ने किया था। किसने किया था? दोनों ने किया था। क्रिप्स मिशन आया कब था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 23 मार्च 1942 को ही आया था। इसका उद्देश्य था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, भारत से सहयोग प्राप्त करना, और उसके बाद ये कहा था कि विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम संविधान सभा बनवाएंगे भारत में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में कि भैया यह तो उस दिवालिया बैंक का चेक है जो पोस्ट डेटेड है ना, पोस्ट डेटेड दिवालिया बैंक का चेक क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था। तो ये भी प्रश्न पूछता है कभी, तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने ही कहा था, ठीक ना। 23 मार्च 1942 को यह आया था, इसका उद्देश्य भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? अब देखिए, क्रिप्स मिशन लौट जाता है थक हार के, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। तो भारत तो ये पहुंचा था, लेकिन ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है 16 मई को। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछे कि रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे कभी कि रिपोर्ट कब सौंपा था, तो 16 मई को आया था, मार्च में, रिपोर्ट मई में सौंपा था, ध्यान दीजिए। इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन वाला था, और एबी अलेक्जेंडर, 2 गए, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और एक थे पैथिक लॉरेंस, है ना,
ये तीनों थे, ध्यान रखिएगा, ये तीनों थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों थे। चलिए, बरेला झील कहाँ में है? तो बरेला झील बिहार के वैशाली में है। कहाँ में है? बिहार के वैशाली में, ध्यान रखिएगा बरेला झील। आइए, इनमें से कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में नहीं है तो सलीम अली जुबा साहनी, इसी को तो बरेला कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? बरेला कहते हैं। तो ये तो है ही वैशाली में। भीम बांध भी मुंगेर में है। पटना पक्षी ये एटा में है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में है, तो ध्यान रखिएगा। पटना नाम पर मत जाइएगा, नाम पर मत जाइएगा भैया। वरीयता अनुक्रम का सही क्रम बताना है, तो नंबर 1 बताना है, मतलब जो पहले ऊपर है फिर उससे नीचे नीचे वाला। तो आप तो जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति होता ही है, तो राष्ट्रपति तो होगा ही, यानी कि राष्ट्रपति तो इसमें भी है, तो यानी ए और बी में हमको छांटना है, ये वाला तो होगा नहीं, और ये भी देखा जाएगा ये होता है कि नहीं। तो राष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, ये सही है, राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 वाला, ठीक ना, फिर प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 75 वाला, भूतपूर्व राष्ट्रपति का नहीं अनुच्छेद बताएंगे, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्लियर? क्लियर। आइए, कौन सा विटामिन अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है? तो फिलोक्विनोन, ये विटामिन के होता है ना। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, बी को अलग अलग कहते हैं, B1 थायमिन, है ना, बायोटिन, थायमिन, तो बी के लिए अलग अलग नाम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी यहाँ राइट आंसर होता है अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है, तो वह विटामिन के बनाता है। सी मत समझ लीजिएगा कि खट्टा है तो सी हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। नैको नामक संबंधित है, नैको क्या संबंधित है? तो नैको जो है एड्स से, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये है नैको का फुल फॉर्म। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी आ न जाए। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन सा जंतु होता है उपयोगी? तो वो होता है मधुमक्खी, जानते हैं आप। चलिए, निम्न में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, तो यह है प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड जो है वह वेल्ड है जो वो दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड, ठीक है ना। स्टेपी जो है वो यूरेशिया में है। कहाँ में है? यूरेशिया में है। और पंपास जो है वह ब्राजील में है। कहाँ में है? ब्राजील में है। तो ये आपको इतना चीज ध्यान में रखना था। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया सर। आइए, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था, तो वह लिखा करता था ये सिकंदर लोधी, है ना, सिकंदर लोधी। लोधी वंश का दूसरा व्यक्ति था ये। पहला व्यक्ति था बहलोल लोधी, पहला व्यक्ति लोधी वंश का था बहलोल लोधी, दूसरा था सिकंदर लोधी। इसने 1503-4 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी। गुलरुखी के नाम से ये कविताएं भी लिखा करता था। आइए आगे आते हैं। टिंचर आयोडीन क्या होता है भैया? तो टिंचर आयोडीन आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है? तो यह आयोडीन और अल्कोहल का क्या होता है? विलयन होता है ना। टिंचर आयोडीन के बारे में आप ये जानते हैं। तो ए 46 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 46 का ए। चलिए, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन ना, हाँ सही। आइए, अमोनियम क्लोराइड का बिना द्रव बने ठोस से गैस बन जाए। देखिए, जब कोई चीज, जैसे ये ठोस है, ये ठोस है, और इसको अगर हीट करोगे, आप ताप दोगे, तो इसको बनना चाहिए था, द्रव बनना चाहिए था, और फिर इसको अगर हीट देंगे तो तब ये क्या बनता? ये गैस बनता, तब ये गैस बनता ना, ऐसे होता है। लेकिन ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, वह होता है सब्लिमेशन, उधर्वपातन। और गैस से डायरेक्ट ठोस बने, वो होगा निक्षेपण। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। आइए, सहती का मात्रक तो किलोग्राम होता है, जानते हैं आप, इजी है। ये 49वां प्रश्न है, अच्छा सवाल है। 1857 के विद्रोह के पूर्व भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात क्या था? तो जब क्रांति नहीं हुआ था तो 5 भारत की सेना होता था, तो 1 होता था यूरोप का। लेकिन जब क्रांति हो गया, अंग्रेजों के मन में डर आ गया, तो भारत का 2 रखा और अपना 1 रखा। ये सिचुएशन बाद में कर देता है, पहले 5 और 1 का अनुपात चल रहा था। चलिए,
आखिरी प्रश्न है आज की वीडियो का। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में पीर अली ने किया था। पीर अली थे, पीर अली क्या थे भाई? पटना से पीर अली किए थे ना। तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे, ध्यान रखिएगा। आरा से किसने या जगदीशपुर से पूछता है कि किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे ये कमेंट मतलब इच्छा है हमारी कि आप कमेंट करें कि बीपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चूंकि दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं सोच रहा हूं क्लास शुरू कर दूं। बस आप कमेंट करिए, फिर वो क्लास आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए, इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।